लोग सॉल्व करते हैं, मुझे बताते हो हम लोगों ने कितना साइज जो है वो एक्चुअली रखा हुआ था। 59 रखा हुआ था जो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। चलो यार, मुझे कोई पतली किताब दे दो। एक्सेल पे करवाऊं, वन नोट पे? क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर आज हम लोग कैश फ्लोज देखो, या तो 20 मार्क का आता है या 8 मार्क का आता है। आता लाजमी है, अगर नहीं भी आएगा तो ये एमसीक्यूज में जो है पूछ लेगा। तो ये एक सवाल हम करेंगे, ये ऐसा नस्ली सवाल है जिसके अंदर तुम्हें पूरा का पूरा कैश फ्लो जो है वो रिवाइज हो जाएगा। सही है? तो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा तुम लोग इसको फोकस करो, इसको बिल्कुल तमीज से रिलीजियसली देखो। इसको हम पहले इनडायरेक्ट से करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। सवाल को पहले एक दफ़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। बोलता है, नहीं सर, आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएसएस, शो ऑल नेसेसरी वर्किंग्स। अब सर हमें बोलता है जालिब इंडस्ट्रीज, सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड इसने कुछ भी नहीं बोला, मगर हमें पता है कि हर सवाल इनडायरेक्ट से तो हो सकता है, मगर डायरेक्ट से वो सवाल हो सकता है जिसमें पूरा पीएनएल दिया गया हो। तो ये सवाल डायरेक्ट मेथड से भी हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का फर्क है सर, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्क है। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ 4 चीजों में, 4 रोज में बताई जाती है। इसके ऊपर बड़ा डिटेल में हमने एक क्वेश्चन भी किया था, आज वापस से रिवाइज भी कर लेंगे। बिलाल के कहने पर मैं एक रिकॉर्डेड सेशन जो है वो तुम लोगों को दे भी दूंगा। डायरेक्ट मेथड के लिए 20 मिनट का है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले सवाल को हम लोग रन थ्रू कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी हार्ड में मैंने तुम लोगों को हैंड आउट कल वाला ही है, उसमें पूरा जो सद्दा था ना उसमें पीछे ही पड़ा हुआ है। मैं भी उसी पे बात कर रहा था कि हैंड आउट जो है वो हार्ड में भी दिया हुआ है, सॉफ्ट में भी व्हाट्सएप पे आप लोगों के पास मौजूद है। सही है? कोई बच्चा व्हाट्सएप पे वापस से वो हैंड आउट शेयर कर दे दूसरों की आसानी के लिए। तो सर, जालिब इंडस्ट्रीज इज अ लिस्टेड कंपनी। द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 इज एज फॉलोज। नॉन करंट एसेट्स में पीपी दिया हुआ है, सीडब्ल्यूआईपी दिया हुआ है। करंट एसेट्स में स्टॉक दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, एडवांसेज एंड अदर रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, कैश एंड बैंक दिया हुआ है, इक्विटी में इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म के अंदर डेफर्ड लायबिलिटीज दी हुई है, डेफर्ड लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है। सर ये करंट पोर्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि सर कुछ लोन का वो पोर्शन जो अगले साल में पे ऑफ करना है, आप उसको बोलते हो करंट पोर्शन। सर इसको कैसे ट्रीट करेंगे करंट पोर्शन को? तो सर आपने लॉन्ग टर्म और करंट पोर्शन दोनों को एडअप करके अकाउंट बनाना है। यानी ऐसा नहीं है कि करंट पोर्शन को तुम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डालो, नहीं, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म को दोनों का हिस्सा बनाना है और फिर टी अकाउंट बनाना है। सर अगर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हिस्सा भी बना दे तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है न्यूमेरिकली, मगर प्रेजेंटेशन वाइज मसला हो सकता है। क्रेडिटर्स, एक्रूड इन अदर लायबिलिटीज दी हुई है। डिविडेंड पेएबल दिया हुआ है। जहां लफ्ज तुमने देखा डिविडेंड पेएबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये जितना अनाउंस हुआ है उतना पे नहीं हुआ, तो डिविडेंड पेएबल का डी अकाउंट बनाएंगे। फिर आपको सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, फाइनेंशियल चार्जेस दिए हुए हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, पीबीटी दिया हुआ है। टैक्स एक्सपेंस में डेफर्ड और करंट दोनों दिए हुए हैं। हम कौन सा लेते हैं? हम टोटल लेते हैं, टोटल एक्सपेंस लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बोलता है ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ऑफ 42 मिलियन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीडब्ल्यूआईपी टू पीपी। बोलता है 42 मिलियन का अमाउंट ट्रांसफर हुआ है सीडब्ल्यूआईपी से पीपी में। द कंपनी सोल्ड पीपीई हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15 मिलियन फॉर 10.4 मिलियन। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? लॉस ऑन सेल, जो कि ऊपर भी दिया हुआ है 4.6 का। डेप्रिसिएशन 27.7 मिलियन का है। बोलता है ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹1 मिलियन। It is the policy of the company to maintain the provision at 5% of trade debts. हमें पता है कि सर अगर तो हम अकाउंट रिसीवेबल को नेट बेसिस पर लेते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को हमें इग्नोर करना होता है, मगर अब मैं तुम्हें आज ग्रॉस पे भी बताऊंगा।
यानी मैं तुम्हें नेट पे पहले करवाऊंगा, फिर ग्रॉस पे बताऊंगा। अच्छा अगर ग्रॉस पे कर दे तो कैसे कर दे, ताकि तुम्हारे लिए और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। एडवांसेज एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड एडवांस टैक्स 3.6 का और 2.2 मिलियन का। एडवांस एंड अदर रिसीवेबल्स ऊपर दिया हुआ है, उसमें एडवांस टैक्स है। ये एक्चुअली टैक्सेशन के अकाउंट के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि टैक्स पेएबल होता है तो एडवांस में पे किया तो एडवांस टैक्स होगा। डेफर्ड लायबिलिटीज बोलता है, ये जो ऊपर डेफर्ड लायबिलिटीज दी हुई है उसका ब्रेकअप बता रहा है। इंक्लूड डेफर्ड टैक्स एंड प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। सही है, बोलता है ये जो डेफर्ड लायबिलिटीज दी हुई है ना ऊपर, इसका एक्चुअली दो हिस्सा है। एक तो है डेफर्ड टैक्स और एक है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। देयर वाज नो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बोलता है साल के शुरू में कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। इसका मतलब है वो जो डेफर्ड लायबिलिटी का ऊपर बैलेंस आ रहा है वो सारा का सारा क्या है, ग्रेचुइटी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 15.5 मिलियन। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी जो है ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंस बुक किया है वो किया है 15.5 मिलियन का। अच्छा इसके ऊपर बात करते हैं। बोलता है क्रेडिटर्स एक्रूड इन अदर लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस 5 मिलियन और 6 मिलियन। बोलता है ऊपर जो क्रेडिटर एक्रूड इन फाइनेंशियल वो नजर आ रहा है ना, उसमें जो है एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस हैं, इंटरेस्ट पेएबल है 5 और 6 मिलियन का। भाई टी अकाउंट बना लेंगे। On January 5, 2000, on January 15, 2009, कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। 2008 का फाइनल डिविडेंड दिया है। क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट है? 2008 का नहीं। कंप्राइजिंग 7.5% नहीं। 2007 का फाइनल डिविडेंड हमारे लिए रेलेवेंट है, 25% का कैश और 12.5% 2008 का है बोनस, मगर वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। 2007 का है 10% बोनस फॉर इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो सर ये हम लोगों ने सवाल पढ़ लिया। अब एक एक आइटम को हम लोग डिटेल में डिग आउट करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग मेरी हेल्प आउट करो। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। सही है ना? मेरे साथ रहेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते। ईयर एंडेड क्या है? डायरेक्ट मेथड से करना है पहले। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इधर क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ सर ये फॉर्मेट बना लिया हमने। किसी को कोई मसला, कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई पसूड़ी? आगे बढ़े। अच्छा जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कौन से आइटम को किल करेंगे?
सबसे पहले हम इक्विटी को किल करेंगे। हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले इक्विटी को किल करेंगे। इक्विटी के अंदर जो जो आइटम्स होंगे, मतलब सबसे पहले हम पेड अप कैपिटल, शेयर प्रीमियम और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट और इसके साथ जो डिविडेंड पेएबल है इन चारों को उड़ाएंगे। फिर नॉन करंट को, फिर करंट को, फिर नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट, इस तरीके से पूरा सवाल उड़ेगा। ठीक है, तो इसी सोच के साथ ये तरीकाकार हमने पहले पढ़ा हुआ है ना बच्चा। आओ इधर हम लोग कर लेते हैं वर्किंग्स। मैं चाहूंगा आप लोग सुकून से अभी इधर देखो, बाद में छापना टाइम दूंगा। शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर कैपिटल और प्रीमियम का अलग अलग बनाऊं या एक ही अकाउंट बना लो? हाँ अलग अलग, चलो अलग अलग। तुम लोग मासूम हो, अल मासूम, तो अलग अलग। शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और इसके साथ डिविडेंड। जल्दी से मुझे शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बताते हो। 3 और शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड पेएबल, मानते हो या नहीं मानते बच्चा लोग? अच्छा अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है हमने कैश डिविडेंड कितने परसेंट दिया है? 25%। 300 का 25% कितना होता है? 2007 का 25% है 75। एंट्री क्या पास हुई होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल 75। इधर डाल दूं? अच्छा इसी तरीके से बोनस कितना दिया है? 300 का 10% कितना होता है? 30। एंट्री क्या पास होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना सर। कोई और आइटम नहीं, इससे रिलेटेड यही था। जरा शेयर कैपिटल को बैलेंस करो, क्या आ रहा है? ये फॉर कैश इशू किया है 66। इसको बैलेंस करो, ये क्या आ रहा है? अच्छा रिटेन अर्निंग के अंदर बाकी आइटम्स भर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस। जरा बताते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना है? 106.8। बैलेंस करो, रिटेन अर्निंग में कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है? बहुत अच्छा सवाल सर। बोनस जो है वो शेयर प्रीमियम से नहीं लेंगे सर। शेयर प्रीमियम एक्चुअली एक तो 12 है, सही है। कैश फ्लो के केस में मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि अनलेस शेयर प्रीमियम पूरा हो, आप रिटेन अर्निंग से देना। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 30 दिया हुआ होता ना, तो मैं तुम्हें बोल देता अच्छा यार 30 पूरा का पूरा नेट ऑफ हो रहा। तुम अगर शेयर प्रीमियम से भी लोगे तो कोई हरज वाली बात नहीं है, मगर चूंकि हम आईकेएफ के सिनेरियो को अगर देखें तो हमें अलाइन होना है। ठीक है, तो सिर्फ कैश फ्लो के लिए जब तक ये पूरा ना हो तुम रिटेन अर्निंग से। अगर तो यहाँ 30 होता ना तो फिर पहले यहाँ से ले लो। ठीक है बच्चा? नहीं सर नहीं, हम अगर उस तरीके से भी करें आंसर सही आएगा, कोई मसला नहीं। मगर चूंकि मुझे आईकेएफ के उससे अलाइन करना था तो मैंने इसलिए ऐसे किया। ठीक है। अच्छा सर बैलेंस करो रिटेन अर्निंग को। अकाउंट ले लिए। डिविडेंड पेएबल बैलेंस करो, कितना आ रहा है? 73.4। कोई सवाल? बोलो बच्चा। नहीं, अगर डेबिट होता तो रिटेन अर्निंग में जाता, क्रेडिट होता तो कोई ना कोई पीपी से लिंक्ड होता वो।
अगर डेबिट होगा तो रिटेन अर्निंग में आएगा, डेबिट होगा। अच्छा सर ओपनिंग कुछ भी नहीं, बोनस कुछ भी नहीं, कैश इनफ्लो, शेयर कैपिटल हम लोगों ने, शेयर प्रीमियम ओपनिंग कुछ भी नहीं, ये वाला कैश इनफ्लो हमने प्रीमियम पे इशू किया है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं, रिटेन अर्निंग कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा खस्सी है, ठीक है ना। डिविडेंड पेएबल ओपनिंग कुछ भी नहीं, रिटेन अर्निंग कुछ भी नहीं, ये जो कैश डिविडेंड आपने दिया था इतना आउटफ्लो है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है ये जो इक्विटी साइड थी हमने उड़ा दी। अगर तो इसमें कोई सवाल है तो मुझसे बात करो, एल्स मैं यहाँ पोस्टिंग कर देता हूँ इशू ऑफ शेयर्स, बोलो तो एक साथ लिख दूं अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। 66 प्लस 33 99 और यहाँ कैश डिविडेंड पेड कितना है 73.4। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों क्लियर है, कोई सवाल इक्विटी साइड के लोग गई। अगर किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी कीड़ा है, थोड़ा सा भी फतूर है, मुझसे बात करो। नहीं करनी बात, आगे बढ़े। सर ये तो चलो क्वेश्चन, मैं चाहूंगा वर्किंग अगर कॉपी करना चाहते हो तो जल्दी कॉपी कर लो, वर्किंग जल्दी कॉपी कर लो, वर्किंग जल्दी कॉपी कर लो, शाबाश जल्दी जल्दी, टाइम का मुकाबला सफर। साथ साथ तस्वीर लेके ना ग्रुप पे भी डालते हैं। क्या एक साथ दे लेंगे। जल्दी से करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम का मुकाबला सफर। जल्दी जल्दी जल्दी। आगे बढ़े सर। अब इक्विटी मुक गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डेफर्ड लायबिलिटी, ये बड़ी मजे की चीज है, मैं चाहूंगा इसको देखो, डेफर्ड लायबिलिटी। अब तुम लोगों ने मुझे हेल्प आउट करना है, डेफर्ड लायबिलिटी में ये क्या बोलता है कि तुम्हारा जो बैलेंस है वो है 27.5 और 40.8 ओपनिंग और क्लोजिंग रिस्पेक्टिवली।
नीचे जाके ये बोलता है ये जो डेफर्ड लायबिलिटीज हैं इसमें एक्चुअली ये दो चीजों पे मुश्तमिल है, डेफर्ड टैक्स और प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। साल के शुरू में कोई भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, इसका मतलब है साल के शुरू में जो डेफर्ड लायबिलिटी का बैलेंस था वो सारा का सारा क्या था, ग्रेचुइटी। अच्छा मुझे बताओ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बड़ी क्यों होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द, देखो भाई अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ साल के शुरू में मेरी लायबिलिटी जीरो थी और तुम्हें ये भी पता है डेफर्ड टैक्स वो टैक्स होता है जो इस साल पे ही नहीं होता, ये तो पता है ना। मुझे बताओ साल के एंड में क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी, जो ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस पड़ा होगा। तो मैं बोलता हूँ साल के शुरू में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जीरो थी, ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस पड़ा है 2, बताओ क्लोजिंग कितना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2, क्योंकि कुछ पे ही नहीं हुआ है। डेफर्ड टैक्स का मतलब भी यही है कि पे नहीं होना, वो अगले साल पे होगा, इस साल पे। अच्छा बताओ ड्यूरिंग द ईयर जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है वो कितना है, 2.2। जबरदस्त। अब इसी सोच के साथ जरा मेरे साथ रहो, इधर देखेंगे सब। मैं चाहूंगा सब इधर देखें। कितनी चीजों पर मुश्तमिल है, अच्छा 2008 और 2007 डेफर्ड टैक्स और ग्रेचुइटी, यही दो चीजें हैं ना, या प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी एक ही बात है। ये खुद बोल रहा है कि भाई डेफर्ड लायबिलिटी जो है ना, ओपनिंग तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं थी, ऐसा ही है ना। तो सारा का सारा जो है 27.5 वो कहां से पर्टेन करता होगा, ग्रेचुइटी से। अब अगर मुझे बताओ टोटल जो डेफर्ड लायबिलिटी थी 2008 के एंड पे वो कितनी थी, 40.8। अच्छा हमें ये चीज पता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पड़ा है वो पड़ा है 2.2 का, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंस पड़ा है वही लायबिलिटी होगी क्लोजिंग। तो अगर 40.8 में से 2.2 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो इन दोनों का डिफरेंस ग्रेचुइटी पेएबल कितना होगा, सॉरी 38.6। ये कैसे आया है, बैलेंसिंग फिगर है सर। ये 2.2 कैसे आया सर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की एंट्री पड़ी है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, पीएनएल में देखो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है 2.2 का, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 2.2 से। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सवाल बोल रहा है, मानते हो या नहीं मानते। अब सर सॉल्व हो गया, ग्रेचुइटी पेएबल, टी अकाउंट बना लेते हैं। सर हम प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी लिखें, कोई हर्ज तो नहीं है, नहीं बेटा नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग 27.5 40.8, जल्दी से बताओ एक्सपेंस कितना दिया हुआ है सवाल में, तो पेड कितना होगा बेटा। इसी तरीके से टैक्सेशन का अकाउंट भी बना लेते हैं, सॉरी पेड कितना है बेटा, 2 कितना आ रहा है, इसी तरीके से बोलो तो लगे, या तो टैक्सेशन का अकाउंट भी बना लें। अच्छा सवाल में अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास करंट टैक्स पेएबल नहीं दिया हुआ, एडवांस टैक्स दिया हुआ। अगर तुम एडजस्टमेंट नंबर 4 या 5 पढ़ो तो वो खुद बोलता है कि एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड, एडवांसेस एंड अदर, ये देखो लिखा हुआ है, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड एडवांस टैक्स 3.6 और 2.2। हाँ बोलो। छ- 38.6 ही तो लिखा हुआ है, 38.6, शुक्रिया सर। इसी तरीके से पेड होगा 4.4, जजाकल्ला। रुको 1 मिनट, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, कुछ भी नहीं, क्लोजिंग कितनी है 2.2। इसी तरीके से एडवांस टैक्स ओपनिंग कितना है 2.2 और क्लोजिंग एडवांस टैक्स कितना है 3.6। सर टोटल टैक्स एक्सपेंस करंट प्लस डेफर्ड कितना है
106.8। तो जल्दी से बताओ टैक्स पेड कितना होगा। अब सवाल करो अदनान, तुम कुछ पूछ रहे थे। करंट और डेफर्ड दोनों दिया हुआ है ना, देखो ना, लिख लिया ना 106.8। हाँ ना ना, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला करंट टैक्स पेएबल नहीं है, लायबिलिटी, तो एडवांस टैक्स दिया हुआ। क्लियर है बच्चा? नजीब क्लियर है? आगे बढ़े, हजम कर लो ये, कॉपी कर लो, कॉपी। पहले 1 मिनट रुक जाओ, अभी कॉपी नहीं। ओपनिंग ग्रेचुटी पेएबल कुछ नहीं, एक्सपेंस कुछ नहीं, पेड क्लोजिंग कुछ नहीं, टैक्सेशन ओपनिंग कुछ नहीं, टोटल टैक्स कुछ नहीं, क्लोजिंग एडवांस कुछ नहीं, ओपनिंग कुछ नहीं, टैक्स पेड, क्लोजिंग कुछ भी नहीं। अब सर कॉपी कर लो, फिर मैं तुम्हारी कैश फ्लो में पोस्टिंग करवा देता हूँ। आगे बढ़े, नियाज आगे बढ़े, आगे बढ़े सर, फिलहाल क्लियर है बच्चा? कोमल आई एम श्योर आप लोगों ने कॉपी कर ली है। इसकी पोस्टिंग कर देते हैं कैश फ्लोज में। कैश फ्लो की भले तुम लोग बाद में तस्वीर ले लेना एक साथ। फॉर अच्छा अच्छा, आपको पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 191.4। एक तो एडजस्टमेंट्स के अंदर ग्रेचुटी एक्सपेंस आएगा, एड अप होगा, ऐसा ही है।
15.5 क्योंकि यहाँ डला हुआ है ना, प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है, तो 15.5 को ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे, ग्रेचुइटी पेड अलग से कितना 4. टैक्स एक्सपेंस को यहाँ ऐड करेंगे। क्यों करेंगे भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है भाई, सिर्फ टैक्स पेड माइनस करेंगे। टैक्स पेड कितना है 10, मानते हो या नहीं मानते? जियान क्लियर है ना? ये बिफोर टैक्स है, अगर आफ्टर टैक्स होता तो देन आई वुड हैव एडेड टैक्स एक्सपेंस। भले कैश फ्लो तुम लोग बाद में कर लेना क्योंकि ये तो पूरा तुम लोगों को दिखाना ही है, वर्किंग को पहले हम ग्रिप कर लेते हैं। क्लियर है ना तुम लोगों को? आगे बढ़ते हैं। आगे अब अल्लाह का शुक्र है, देखते ही देखते तुम देख रहे हो कितना स्मूथली हम लोगों ने किल कर लिया है। इक्विटी निकली, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर डेफर्ड लायबिलिटीज निकला, अब लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का कुछ नहीं करना, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मगर तुम लोग मासूम हो तो टी अकाउंट बनवा लेता हूँ। एक काम करो, लॉन्ग टर्म लोन ये 100 और ये 20, 100 और 20 कितने होते हैं, और 80 और 18 कितने होते हैं, तो 120 साल के शुरू में था, साल के एंड पे 98 था, तो ऐसा क्या हुआ होगा, रीपे हुआ होगा। टी अकाउंट बनवाऊं, बनवा दूं? नन्हे काके तो नहीं हो ना, कर लोगे ना? बस लॉन्ग टर्म रीपेड, लोन रीपेड 22 डायरेक्ट लिख देता हूं। लोन रीपेड डायरेक्ट 22 यहां लिख रहा हूं। कैलकुलेशन हम लोगों ने समझ ली है। अब क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, एक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज। सही है ना, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, अलबत्ता क्रेडिटर्स, एक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज के अंदर ये बोलता है, ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो कि इसमें क्या शामिल है, एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, सूद की लानत शामिल है, तो सूद की लानत को अलग करेंगे और उसको अलग से टी अकाउंट बनाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर अकाउंट पेएबल, और अकाउंट पेएबल की वही हरकत करेंगे, बढ़ रहा है तो और बढ़ा दो, कम हो रहा है तो कम कर दो। सर आओ इसकी टी, अच्छा फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं, 10/5, 10.5। देख लो, ये वर्किंग यहाँ बना देता हूँ। क्रेडिटर्स, एक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज 2008 2007। जल्दी से बताओ बैलेंस शीट में कितने दिए मैं? इसमें सूद की लानत शामिल है, तो निकालो। क्या? तो प्योर अकाउंट पेएबल कितना आ गया? अकाउंट पेएबल के साथ क्या करना है, कितने से बढ़ रहा है, 2.8 से क्या करेंगे, ऊपर बढ़ा देंगे। और इधर किसका अकाउंट बना लेंगे, एक्रूड फाइनेंशियल। बताओ पेड कितना है, मानते हो या नहीं मानते बच्चों? जल्दी से बताओ, अकाउंट पेएबल कितने से, 2.8 से बढ़ा देंगे। ओपनिंग कुछ भी नहीं, एक्सपेंस खस्सी है, अलबत्ता प्रॉफिट में शामिल है तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, और पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, और क्लोजिंग। सर पोस्टिंग कर देता हूं, फिर छापते रहना। अकाउंट पेएबल 2.8 से, इंटरेस्ट पेड कितने से, इंटरेस्ट पेड कितने से 11 पॉइंट, और यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखो, जब डाला था तो माइनस करा था, जब निकालेंगे तो, मानते हो या नहीं मानते? समझ गए ना ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि शामिल था प्रॉफिट में और वो इंटरेस्ट पेड माइनस कर दिया मैंने।
और अकाउंट पेएबल ये तो बाद में कॉपी करोगे ना आराम से, अभी तो मेन वर्किंग करनी है। ये लो वर्किंग कर लो, मैं तेज तो नहीं जा रहा। कोमल गई थी, कोमल गई थी और बताया तो नहीं। रॉबर्ट बताया नहीं, इसके चार्जेस ज्यादा थे, बताओ। ये सब्सिडाइज्ड रेट ये भी जो है ठीक है। नहीं, ये सब्सिडाइज्ड जो एक्चुअल कॉस्ट थी ना, क्योंकि सिंगल कॉस्ट ज्यादा थी, तो ये लोगों ने इस वजह से यू कैन उससे डायरेक्ट कांटेक्ट किया था कि यार आप तो मैंने बोला क्यों, तो उसने बताया कि सब्सिडाइज्ड रेट पे दे रहे हैं। नॉर्मल रेट की कॉस्टिंग थी ना वो मार्केट 4,000 था, उन्होंने फिर कम करके इसको सर आ जाओ आगे बढ़े। तो नहीं दिया ना, तो नहीं दिया ना इसलिए तो सर आओ आगे बढ़ते हैं। सर आओ आगे बढ़ते हैं। तुम देख रहे हो माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से पूरी ये वाली साइड के लोग हैं। अब बस छोटी मोटी चीजें, अब तो मेरे ख्याल से मेन चीज तो निकल गई है, छोटी चीजें पीपी और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उसको मुकाते हैं। अब बस यही है, बाकी तो सारा कचरा है। अच्छा, पीपी और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के हवाले से इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एक तो ये बोलता है CWIP ड्यूरिंग द ईयर 42 का ट्रांसफर हुआ है। फिर बोलता है कि कंपनी ने जो बेचा है 15 की चीज 10.4 में बेची है, ये भी आसान है डिस्पोजल। और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 27.7 का। तो आसान सी चीज है, ये भी मासूम है बहुत। आओ इस मासूम सी चीज को मुकाते हैं। ये पीपी का अकाउंट बना लेते हैं। बताओ ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग, CWIP ओपनिंग, क्लोजिंग। अगर तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो तो बोलता है ड्यूरिंग द ईयर CWIP जो ट्रांसफर हुआ है वो 42 से पीपी डेबिट और CWIP क्रेडिट 42 से। फिर बोलता है डेप्रिसिएशन कितने का है?
अच्छा, इसी तरीके से डिस्पोजल कितने का था? 15। अच्छा सर, कितने में लॉस कितने का है? 4 पॉइंट। तो जेब में कितने गए होंगे? 10 पॉइंट। मैं नहीं बोल रहा, सवाल बोल रहा। बैलेंस करो कितना आ रहा है कैश में एडिशन? 29 पॉइंट। और CWIP बैलेंस करो कितना आ रहा है? सर ये कैश क्यों लिखा आपने? अरे भाई CWIP जब मैं लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है कैश जाएगा ना। जब सिरिये बकरी वगैरह खरीदूंगा तो कैश की फॉर्म में जाएगा। सर ये नॉन कैश जो पीपी में ट्रांसफर हुआ, एंट्री देख लो ना। हाँ हाँ करेंगे, अभी तो सिर्फ मैं फिगर्स निकाल रहा हूँ। बताओ। ओपनिंग खस्सी, CWIP बेकार, कैश आउटफ्लो डेप्रिसिएशन बेकार, डिस्पोजल नीचे आओ। हाँ अब खुशी हुई ना। 10.4 आखिरकार माशाल्लाह सबने। अच्छा इस 10.4 में ये लॉस शामिल है और ये लॉस उस प्रॉफिट में भी शामिल है, तो ऐड करेंगे। जबरदस्त। CWIP ओपनिंग बेकार, कैश। हाँ मैं वापस रिपीट करता हूँ। देखो बच्चा, ये जो 10.4 है ना, 4.6 इसमें लॉस शामिल है और ये जो लॉस है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी शामिल है। देखो लॉस माइनस हुआ है, तो हम लॉस का इम्पैक्ट यहाँ भी ले रहे हैं और लॉस का इम्पैक्ट वहां भी। तो वहां से हम क्या करेंगे? निकालेंगे। जब डाला था तो माइनस करा था, निकालेंगे तो। जबरदस्त। ये पीपी कुछ भी नहीं, क्लोजिंग कुछ भी नहीं। कैश फ्लो मेरे ख्याल से वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, प्रोवाइडेड के तुम लोगों को उसका थीम पता चल जाए उसको किस तरीके से करना है। एक मिनट रुको। हाँ बच्चा, मैं जरा फिगर्स प्लग इन कर दूं। कितने से एडिशन हुआ है पीपीई में बताओ? और डिस्पोजल प्रोसीड्स पीपीई से? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? और लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? कोई और चीज जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ? हाँ CWIP कितना है? मानते हो या नहीं मानते? अब सर मैं जरा वर्किंग दिखा देता हूँ तुम्हें। कर लो कॉपी कर लो आराम से। हमारी क्लास 4 तक थी, 4:30 तक। नहीं, ये स्टेटस तुम लोगों ने बोला था, आप लोग भाई ओपनिंग का, ओपनिंग क्लोजिंग CWIP होता क्या है? वो भी है जो अपने लिमिटेबल कंडीशन में नहीं है। ठीक है, जैसे तुम बिल्डिंग बना रहा है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा है, तुमने 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई है, जब 2 फ्लोर जो है वो पीपी के में दिखाएगा, CWIP में दिखाएगा। सही है ना? सही है। अच्छा मुझे ये बता, जब तुम सरिया बिल्डिंग लाएगा तो CWIP में इजाफा होगा, वो एडिशन रेट देगा। अब जब बिल्डिंग बन जाएगी तो तू क्या करेगा? पीपी में ट्रांसफर करेगा, CWIP क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना? क्या है भाई, तो ये बदलेगा ना एडिशन, बिल्कुल एडिशन। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई आशीष, आगे बढ़े। सर अब ये बोलता है क्या?
ये क्या कर दिया? ऐसे ही होगा, जैसे एरर हुआ है ना वैसे ही पॉलिसी एस्टिमेट का स्ट्रक्चर होगा। एस्टिमेट बहुत आसान है, एक इलस्ट्रेशन मिलेगा, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना भाई। पॉलिसी और एरर का सेम ट्रीटमेंट है। पॉलिसी इंटेंशनली होती है, एरर अनइंटेंशनल होती है। नहीं होती। अगर तुम समझ लो कि कल जो है ना, ये जो कल हमने सवाल किया है वो एरर का नहीं था, वो हमने जानबूझ के किया था। चेंज इन पॉलिसी जो कि प्रैक्टिकली होती नहीं है, ऐसे केस जो है सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर एरर की जगह ये सवाल पॉलिसी का होता ना तो तुम क्या करते, एरर को काट के सिर्फ पॉलिसी लिखते थे, एवरीथिंग वुड हैव रिमेन्ड द सेम। सही है। इसके ऊपर मैंने फीफो और वेटेड एवरेज वाला एक क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, जरूर देख के जाना, क्योंकि तुम्हारे लेवल पर वही आ सकता है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ सकता है कि कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर जा रहे हो। मार्वेलस ऐसा ही है, मार्वेलस जो अगर तू देखेगा ना डेफोडिल्स जैसा ही है मोरलेस, बल्कि मार्वेलस को अगर टाइम होता है अभी डिस्कस भी कर लेते हैं। सही है सर। इसके बाद क्या है? अब तो छोटी मोटी चीजें तुम देख रहे हो कितना स्मूथली माशाल्लाह ये एरिया और ये एरिया निकल गया। अब सिर्फ ये एरिया स्टॉक इन ट्रेड बड़ा है कम हो रहा है, तो बताओ क्या करेंगे? कितने से? इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल पहले मैं नेट बेसिस पर करवा रहा हूं, फिर ग्रॉस बेसिस पे करवाऊंगा। पहले नेट बेसिस पे करवा रहा हूं, फिर अभी ग्रॉस बेसिस पे। बताओ कितने से बढ़ रहा है? तो क्या करेंगे? अच्छा, इसके बाद है एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स। अच्छा सर, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स में एडवांस टैक्स भी शामिल है जिसका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं, इसकी यहाँ वर्किंग करवा देता हूँ क्योंकि तुम लोग मासूम हो। बताओ 2008 और 2007 कितनी फिगर दी हुई थी बताओ? अच्छा, इसके अंदर से एडवांस टैक्स माइनस करो क्योंकि वो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट ले चुके हैं ना। बताओ अब मैं इसको निकाल लेता हूँ तो प्योर मेरे पास क्या आ जाएगा? अदर रिसीवेबल। 39 पॉइंट। अब सर इन दोनों का डिफरेंस लो, बताओ एडवांसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? 6 से कम हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर है? कितने से? मानते हो या नहीं मानते? अब सर इस सवाल पे आ जाओ जरा, मैं चाहूंगा मेरे साथ इधर मुतवज्जे रहो। अल्लाह का शुक्र है अब कैश एंड बैंक है। कोई और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ? नहीं सर, सारी की सारी चीज़ें ले ली हैं, अलबत्ता आपने अकाउंट रिसीवेबल को ग्रॉस बेसिस पे करवा रहे हैं, जो कि आई डू रिमेंबर वी शैल बी डूइंग दैट। बट बिफोर एक दफ़ा सवाल को हम देख लें कि हम सही हैं या नहीं। बताओ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना आ रहा है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग।
ये नहीं है, बता क्या है, आगे बताओ है, पॉजिटिव नेगेटिव फाइनेंसिंग, पॉजिटिव नेगेटिव नेट कैश फ्लो, ओपनिंग कितना है, हाँ बच्चों खुश हो, पहले छाप लो आराम से, पहले छाप लो। अब सर हमें इस सवाल में सिर्फ दो चीजें करनी है, एक तो तुम्हें अकाउंट रिसीवेबल को ग्रॉस बेसिस पे करवाना है और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फाइनेंस से करवाना है। की रात कब है? हाँ? कल रात को। अच्छा। आगे बढ़े। क्या ऑनलाइन वाला कोई बच्चा प्लीज अगर तस्वीर लेके डाल दो ग्रुप पे, जल्दी से ऑनलाइन वाला बच्चा तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी से, शाबाश। डाल दी, डाल दी।
आगे बढ़े। क्या कर अब सही है। या और करूं? क्या अच्छा सर, काफ़ी टाइम हो गया है मेरे ख्याल से। अब तुम लोग जो है वो क्या कहते हैं, ग्रुप पे तस्वीर है उससे देख लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही है। दिखा रहा हूँ सर। सर अभी तो हमने अकाउंट रिसीवेबल को नेट बेसिस पे देखा। अब हम बोलते हैं कि यार अगर तो हम अकाउंट रिसीवेबल को ग्रॉस पे लेते और प्रोविजन और राइट ऑफ का इम्पैक्ट अलग से लेते तो क्या होता। पहले हम इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल नेट दिया हुआ है आपके पास 24.7 और 28.5। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोलता है ए कंपनी मेंटेन्स प्रोविजन ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 1 मिलियन। राइट ऑफ जो किया है वो 1 मिलियन का किया है। और कंपनी जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेंटेन करती है वो 5% ऑफ रिसीवेबल करती है। इसका मतलब है जो अभी रिसीवेबल आ रहा है वो कितना है, 95%। अगर प्रोविजन जो है वो 5% है तो अकाउंट रिसीवेबल नेट कितना आ रहा है। अब सुनना जरा, मुझे अकाउंट रिसीवेबल नेट जो सवाल में दिया हुआ है वो बताओ कितना दिया हुआ है। और क्लोजिंग सही बता रहे हो ना। अच्छा सर, अगर मुझे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालना है तो मैं 24.7 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 5 करूं तो मेरे पास आ जाएगा। और इसी तरीके से 28.5 जो कि 95% को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई बाई 5 करूं तो प्रोविजन आ जाएगा। मेरा बचपन का रूल, जो चीज़ दी हुई है उसको उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज से डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, निकालो प्रोविजन कितना है। और क्लोजिंग
तो सर अगर नेट के लिए प्रोविजन को क्या करा था माइनस, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं तो मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस आ जाएगा। और ये 26। अच्छा सर मैं ओपनिंग यहाँ 26 और 30 और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1.3 और 1.5। अच्छा बताओ, शक और यकीन को एक साथ ही एक ही अकाउंट में घुसेड़ दूं या अलग अलग रखूं? अलग अलग रखें, चलो अलग अलग। अब अगर तुम सवाल पढ़ो तो ये बोलता है सवाल में जो आपने राइट ऑफ किया है वो 1 मिलियन का किया है। राइट ऑफ की एंट्री क्या पास होती है? एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1 से, तो 1 से एक्सपेंस गया होगा। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बैलेंस आउट करो, कितना आ रहा है? 0.2। शक के नाम पे एक्सपेंस कितना चार्ज किया है? 0.2। मुझे बताओ अकाउंट रिसीवेबल जो है 26 का ओपनिंग था, राइट ऑफ हुआ है 1 से, क्लोजिंग है 30, तो बताओ नेट बेसिस पर कितने से बढ़ा है? 5 से बढ़ रहा है ना। 30 + 1 31 -26, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है? 5 से अकाउंट रिसीवेबल, बोलो ना। नहीं समझे? अरे भाई सिंपल है, 30 + 1 31 -26। 5 से हमने क्या पढ़ा था? अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है तो क्या करते हैं? सुनो 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 सुनो, ये चीज याद रखना, अकाउंट रिसीवेबल ग्रोथ बेसिस पर कितने से बढ़ रहा है? 5 से। सुनते रहना। मुझे बताओ शक के नाम पे और यकीन के नाम पे एक्सपेंस कितना मारा है? बोलो ना। शक और यकीन के नाम पे पीएनएल में एक्सपेंस कितना मारा है? ये एक्सपेंस नॉन कैश है या कैश है? नॉन कैश है। इसका मतलब है जब डाला होगा तो क्या करा होगा? निकालेंगे तो सुनो, 5 से बढ़ रहा है तो 5 से माइनस करेंगे और 1.2 से एक्सपेंस बढ़ा देंगे, -5 और 1.2 कितना होता है? देखो 3.8 से ही नेट पे किया है। आप समझ में आ गया? अगर ग्रॉस पे करते हैं तो कैसे करते हैं ये देख लो। रुक जा, पहले इधर प्लग इन कर दो। सर अगर तो हम ग्रॉस पे करते, इसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ग्रीन से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं, ग्रीन से लिख रहा हूं। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, या डायरेक्ट बेड डेट्स के नाम से लिख देता हूं। बेड डेट्स 1.2 से, और अकाउंट रिसीवेबल यहाँ ग्रॉस पे कितना आ जाता? 5। तो ये नेट होके कितना बनता? 3.8 ही बनता। तो अब तुम्हें पता चल गया कि अगर ग्रॉस पे करते हैं तो कैसे करते हैं। सही है? तो मैं तुम्हें वर्किंग बता देता हूं, कर लो सुकून से कॉपी। अच्छा एडवांस टैक्स वाली भी, रुक जाओ, रुक इब्राहिम एक मिनट जानो, ये देख ले, दोनों वर्किंग देख ले।
एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स की वर्किंग उठा ली आप इब्राहिम? तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इनडायरेक्ट मेथड से ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने क्विकली रिवाइज कर लिया। अब इसी सवाल को हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। मैं 10 मिनट सिर्फ लूँगा तुम लोगों की, 10 मिनट के अंदर हम उसको मुकाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग, अगर तुम लोग बोलोगे तो आइए सेट का एक और क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा क्लास को ऑफ कर देंगे। आइए 23 पे मेरे पास एक इम्पोर्टेंट लेक्चर पड़ा हुआ है, अगर बंदा उसके अंदर एक क्वेश्चन अच्छा करवाया हुआ है वो मैं तुम लोग से शेयर कर दूँ। हाँ मैं देख लेता हूँ, मैं बिल्कुल मैं सर्च करना पड़ेगा वो मैं तुम लोग से शेयर कर दूँ। कौन सी थ्योरी? हाँ थ्योरी वाली एक अच्छी चीज़, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, बहुत अच्छा याद दिलाया, बहुत अच्छा याद दिलाया। उसके ऊपर मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर वो है, वॉइस नोट भी है, वॉइस नोट भी शेयर करता हूँ। कॉपी कर लो जल्दी से, बताओ आगे बढ़े। आगे बढ़े। क्या जाहिर सी बात है हम लोगों का पहले उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है, फिर बहुत सारे हम लोगों ने, लेकिन हम लोग जो है क्या कहते हैं एक वो सब मेरी यूज़ कर रहे हैं। हाँ वो अलग बात है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, अगर जब आप काम कर रहे होते हो वो एकदम से काफ़ी चीज़ें जो मेरी यूज़ कर, एक मिनट। अबे यार वो सारे मैंने तुम लोगों के लिए सिलेक्ट किए थे वॉइस नोट्स वगैरह, वो छड़ गए। आ जाओ सर। अब हम आगे करते हैं डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड इसका कर ले। हाँ
बताता हूँ मेरे को, आगे बढ़े। डायरेक्ट मेथड, आजा सर, आओ इधर देख लेंगे। टेक्स्ट पेड ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है 106, और ग्रेचुटी पेड कितना है अभी निकाला था ना ऊपर, 4.4। अब सर ये सारे आइटम्स निकाल लेते हैं, अगर हम अपनी जगह सही है तो 63.5 आएगा। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग, अच्छा ये हम ग्रॉस पे लेंगे, हाँ ग्रॉस पे लेंगे। बताओ ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? ग्रॉस पे लेंगे बेटा। छब्बीस, और सेल्स कितनी है और राइट ऑफ कितना है? कोई चीज वगैरह, कोई चीज जो हम लोग मिस कर रहे हो? बैलेंस करो तो हमारे पास क्या आएगा? कैश 25, 30। क्लियर है? कैश पेड टू सप्लायर्स, $451। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? तो बैलेंस करो। क्या? अकाउंट पेबल का अकाउंट यही बना लेते हैं। बताओ ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग, परचेजेस क्या? 55, और कैश कितना है?
18 मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, कॉपी करो सलंग। कॉपी कर लिया? हैं? नहीं नहीं, ग्रॉस से ही करो तो फर्क आएगा ना। ग्रॉस से करो, ग्रॉस से करो। क्या? हाँ, नहीं टाइम जो है, जैसे अभी जियान से भी बात हो रही थी, तो जो है इसको मैं सुबह में ले जाऊंगा। वीकडे में, वीकेंड पे दोपहर में, और वीकडे में सुबह में। हाँ, वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो तरावी भी है ना। इस दफ़ा मेरा इरादा भी है तरावी का। इंशाल्लाह तुम लोग दुआ करो, अल्लाह इस्तकामत दे। तो अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह। तो इसलिए वो फिर रात में टाइम होगा नहीं, तो वो दिन दिन में ही जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि रमज़ान में अच्छी बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है ऑफिस की छुट्टी 2 बजे हो जाती है। 2 से 6 जो है हम लोग क्लास ले लेंगे, 6 बजे तुम लोग अफ्तार से पहले ही घर पर पहुँच जाना। हाँ, यही यानी दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैं सुबह में भी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है वो सुबह 10 बजे खुलता है। तो ये है कि शहरी के बाद 8 से 10 हम लोग मिल लें। क्या करेंगे? उसकी वजह देखो यार, अगेन वही वाली बात कि ये कॉपी करो, फिर बताता हूँ पहले क्वेश्चन को, फिर वो बात नहीं होगी। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात है। आगे बढ़े, कॉपी कर लिया। अब बस आखिरी आइटम रहता है कैश पेड फॉर। ये कहाँ चला गया ये चर्सी? हाँ, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। आगे बढ़े, इसको नीचे कर दो सर। ये देखना, ये बड़ी मजे की चीज है, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस।
सर सबसे पहले तो हम क्या उठाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या उठाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 569.1, ऐसा ही है, बोलो ना। टोटल एक्सपेंसेस 569.1, मानते हो या नहीं मानते? लेस नॉन कैश एंड अदर एक्सपेंसेस। नॉन कैश और अदर एक्सपेंसेस को हमें इसमें से, सर अब ये दो किस्म के हैं, वो एक्सपेंसेस जो नॉन कैश हैं और वो एक्सपेंसेस जो किसी और एक्टिविटी में आ गए। अब देखते हैं सर कौन कौन से। एक तो फाइनेंशियल चार्जेस, ऑलरेडी हम उसको निकालेंगे, फाइनेंस निकलेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये भी निकलेगा, डेप्रिसिएशन ये भी निकलेगा। जरा ये तीनों बताओ कितने। सर लॉस ऑन डिस्पोजल पीपी कितना है, 4.6। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तुम लोग कहाँ चले गए थे बेटा, डायरेक्ट मेथड तो पूरा निकल गया, कितना है 27.7। इसके बाद है इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है। सर ये वो आइटम्स हैं जो दूसरी एक्टिविटी में आ गए या फिर नॉन कैश हैं, क्लियर है। सर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन को नॉन कैश है, लॉस को क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग में ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है। इंटरेस्ट को क्यों, क्योंकि वो फाइनेंसिंग में दिखाया हुआ है। और कोई आइटम जो तुम्हें लगता है जो हमें निकालना चाहिए, ग्रेचुटी एक्सपेंस, ग्रेचुटी एक्स नहीं ना, टैक्स एक्सपेंस क्यों, मैंने तो लिया ही टैक्स, टैक्स से ऊपर वाला लिया है मैंने। सर ग्रेचुटी एक्सपेंस याद है, ग्रेचुटी एक्सपेंस कितना था 15.5। और क्या है बताओ, और क्या है बताओ। और बताओ बच्चों, क्या, बिल्कुल सही बोला, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सॉरी 1.2 बैड डेट एक्सपेंस। और कोई चीज जो तुम्हें लगती हो। अच्छा एक चीज मुझे याद आई, एक चीज मुझे याद आई, तुम्हें याद है अदर रिसीवेबल भी दिया हुआ था, तो अदर रिसीवेबल की भी तो इनकम होगी। तो मैंने इसके लिए तुम्हें बताया था कि तुमने क्या करना है कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ना, इसके साथ अदर रिसीवेबल को भी ऐड कर देना है। याद है हमने गैलेक्सी वाला एक क्वेश्चन किया था। या तो मैं काम करो, इतना परेशान नहीं हो, इसको अदर रिसीवेबल बढ़ रहा है ना, अदर रिसीवेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब है कैश क्या हुआ होगा, आ रहा होगा। तो डोंट यू थिंक मैं कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर में डायरेक्ट ऐड कर दूं। तुम चाहो तो अदर रिसीवेबल को डायरेक्टली ऐड कर दो, या चाहो तो अकाउंट रिसीवेबल का हिस्सा बना लो। अब बता दो क्या करना है, ऐड कर दूं, डायरेक्ट ऐड कर दूं, अलग से कर देता हूं, पहले ये बताओ। अदर रिसीवेबल्स कितने थे ओपनिंग और क्लोजिंग, नहीं नहीं वो एडवांस टैक्स को हटा के, ये देखो 39.8 और 33.8।
इसका मतलब है 6 से क्या हुआ होगा, कैश रिसीव हुआ होगा, ऐसा ही है। मीनवाइल मुझे बताओ, सही है, मैंने 6 से ये क्या किया है, ये अदर रिसीवेबल का जो कैश मुझे मिला है वो ऐड किया है। अच्छा, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस बताओ कितना आ रहा है, सॉरी है 509 पॉइंट, इसको डाल दूं, यही आ रहा है, कोई और चीज जो मैं मिस कर रहा हूं? 509 पॉइंट, देखो आंसर क्या आ रहा है, 63.5 ही आ रहा है। क्या कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस जी, हो गया डायरेक्ट मेथड से भी, खुश हो अब? वर्किंग कॉपी करना चाहते हो? अच्छा यार, एक दो बच्चों का कंसर्न भी था कि जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आप लोगों का भला करे, कि सर अभी कैंपस चेंज हो रहा है तो उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, क्योंकि अभी FR2 भी है, हम लोगों की बेस आपसे ही बनी हुई है, इंट्रो आपसे पढ़ा है, FR1 भी आपसे पढ़ा है, मगर कुछ बच्चों के लिए जो है वो थोड़ा सा दूरी का भी जो है वो है कि यार सर काफ़ी दूर होगा। देखो यार, इसमें दो तीन चीज़ें अदनान जो मैं तुम लोगों से एड्रेस करूंगा। सर आप कहाँ हैं, आप यहीं हैं या कहीं और हैं? नहीं, मैं यहीं हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। आ, दो तीन बातें जो मैं तुम्हें बताऊं कि आज से 1.5-2 साल पहले जो हम लोगों का एक विजन था, जिसकी बेसिस पर हम लोग यहाँ आए, और कुछ टीचर्स अपना उधर एक और नया इंस्टीट्यूट जो है ओपन हुआ, हम लोग चूंकि जाहिर सी बात है कि ये मेरी मेन रोजी रोटी नहीं है, सही है ना। मेरा मकसद ये था कि यार जवाब, और मेरा एम ये था कि यार हम लोग, होता ये है कि हम लोग जो है वो नीचे के टॉपिक्स पढ़ा रहे होते हैं, नीचे के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं। अब बच्चा जो है ना जब ऊपर जाता है, जैसे हम लोग जहाँ पुराने इंस्टीट्यूट में इंट्रो हम लोग पूरा देख रहे होते थे, FR1 देख रहे होते थे, FR2 में थोड़ा बहुत देखता था, फिर FAFR थोड़ा बहुत टाइम की बेसिस पे देखता था। तो होता ये था कि बच्चा जो है ना वो आके मुझे बोले कि सर जो है हमने बेस आपसे पढ़ी है, अब हम दूसरे टीचर का देखते हैं तो हमें इतना ज़्यादा जो है हमें कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्योंकि मेरा एक पढ़ाने का तरीका है। आई एम श्योर काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे कि वो अब मैं शायद मुंह से बोलता भी नहीं होगा, मैं एक्सप्रेशन देता हूँ, वो समझ जाते होंगे अच्छा सर का मतलब ये कहने का। तो वही सोच थी, हाँ, और फिर कुछ और मॉडलिटीज भी थी, सारी चीज़ें थी, तो हम लोगों का ये एक्चुअली विजन था कि यार हम जो है क्या कहते हैं, इंट्रो, FR1, FR2 और फिर CA फाइनल जो कि इंशाल्लाह मैं अगले 5-6 महीनों में लॉन्च करूंगा, खुद सोलली पढ़ा रहा हूँ, कि बच्चा जब बेसिक्स में आए, मुझसे पढ़े, तो फिर वो एंड तक मेरे साथ पढ़ता रहे, वो फिर कहीं इधर उधर ना हो। तो इसी सोच की बेसिस पर जो है वो आज से 1.5 साल पहले हम लोगों ने ये डिसीजन भी लिया, और भी फैक्टर्स वगैरह थे। तो जैसे अभी बच्चा मुझे एक बता रहा था कि जो है क्या कहते हैं, कि सर वो कॉपीराइट वाला मसला शुगल कर रहा था मुझसे। तो यार देखो, एक चीज समझो, यानी सारे टीचर्स रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है ना, हर बंदे की एक लाइफ होती है, सही है। अब जाहिर सी बात है कि
यानी बड़े बड़े टीचर्स हैं, एक हद, यानी जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मेरी अगर टीचिंग लाइफ अगर तुम देखो तो मैक्सिमम अगले 6 से 7 साल, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होती हैं कि अब मुझे 9 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इस चीज़ को, तो मेरी मैक्सिमम लाइफ 5 साल है, तो जाहिर सी बात है मेरी जगह कोई ना कोई लेगा। तो इस इंडस्ट्री में जितने भी टीचर्स हैं सब रिस्पेक्टेबल हैं, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा नहीं यार मुझसे ही पढ़ो, नहीं 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 नहीं, तुम्हारा हक है, सब अच्छे टीचर्स हैं, इट्स अप टू यू जिसने पास करना है, सही है। हाँ, तजुर्बे के हिसाब से बात करोगे, केमिस्ट्री के हिसाब से बात करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लेट से तुम्हारी बेसिक्स मुझसे बनी हुई है तो तुम्हारी केमिस्ट्री शायद मुझसे सबसे ज्यादा अच्छी रहे एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स। उसकी वजह यह है कि हर बंदे का स्टाइल अलग होता है, और फिर तजुर्बे की भी बात होती है कि यार एक सब्जेक्ट जो है वो क्या कहते हैं कि आप बचपन से ही पढ़ा रहे हो। जैसे मैं तुम्हें बताऊं एक ऑन अ वेरी लाइटर नोट, कि आज से 1.5 साल पहले जब हम लोगों ने जो है वो 1.5-2 साल पहले जब इंस्टीट्यूट छोड़ा, तो ये बोला गया कि यार जो है ऑन अ वेरी लाइटर नोट, हाँ यार ये तो हमारे ही स्टूडेंट थे और जो है सब हम लोग ही पढ़ाते थे, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि अगर 8 सब्जेक्ट्स हों तो आप 8 के 8 पढ़ा रहे हैं। वो जो 3-4 अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं उसकी एक्सपर्टीज जाहिर सी बात है जो पढ़ा रहा है उसी के पास, ठीक है ना। तो अगेन तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम लोग किस तरीके से डिसाइड करो, क्योंकि ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, हर किसी की दुकान है ना, शॉप्स लगी हुई है, तुम्हारे ऊपर है कौन सी वाली। आजकल कमर्शलाइज बहुत ज्यादा हो गई ये चीजें, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि अभी जैसे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बांटता हूँ ना, लो भाई लो, लाट में लो, तो मुझे 1-2 लोगों की कॉल आई कि यार आप तो मार्केट को खराब कर रहे हो। तो मैंने बोला भाई मेरा एम ही नहीं है ये चीज कि यार मैं कमर्शियलिज्म, हाँ कमर्शियलिज्म है बिल्कुल है, इतने भी हम फरिश्ता सिफत नहीं है कि यार जो है बिल्कुल कमर्शियल एक्सपेक्ट होता है, मगर उससे ज्यादा जो एक्सपेक्ट होता है वो ये है कि यार बच्चे की किसी तरीके से भलाई हो जाए। उसकी वजह है मेरा कॉन्फ्लिक्ट एज सच नहीं, क्योंकि मैं सेठ नहीं, मैं प्रोफेशनल। तो मैं ये बोलता हूँ यार मुझे भले कम फायदा हो, एटलीस्ट बच्चे को फायदा हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरा दुआओं वगैरह पे ज्यादा ईमान है। तो अल्लाह ताला ने जो भी छोटी उम्र में इज्जत दी है, तो जो है बस अल्लाह ताला कबूल करे और रियाकारी से बचाए। तो उसी सोच के साथ मैं 2-3 बातें तुम्हारे लेवल के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि सर हम लोग किस तरीके से डिसाइड करें हमें क्या करना चाहिए, अगर लेट से हमें दूर पड़ रहा है या क्या पड़ रहा है। देखो यार, पहले तो एक चीज समझो कि हमारे जो सीए वालों में जो एक लाइफ का इशू होता है, जो कि मैं खुद भी सोचता हूँ, ये जैसे कल कॉन्सर्ट वगैरह की बात थी, तुम यकीन करो मुझे सोच के ही शर्म आती है। शर्म वो वाली शर्म के यार, वो जो होता है ना शाइनेस होती है, बेशर्म तो वैसे ही अल्लाह माफ करे आजकल के हमने, वो वाली शर्म नहीं, हया वाली। अल्लाह ताला हमें वो दीन वाली चीज लाए हमारे अंदर, जो प्रॉपर हया वाली चीज है। वो शर्म वो वाली थी, वो शाइनेस जो होती है कि नहीं यार अब एक जाके क्या करेंगे यार, फजूल सी चीजें होंगी, हालांकि एटलीस्ट वन शुड एक्सपीरियंस दिस वंस इन अ लाइफ एटलीस्ट, ठीक है ना। तो अब जैसे बहुत सारी आवाम होती है ना, मैं जो है मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। जितने भी टीचर्स होंगे तुम देखना, स्पेशली सीए के टीचर, वो कोशिश करेंगे कि हमेशा इन चीजों से दूर है। उसकी बजाय हमें वो अपब्रिंगिंग मिली, यूनिवर्सिटी लाइफ कभी देखी नहीं, तो वो चीज ना हमेशा एक, हाँ हम लोग बोलने में बहुत अच्छे होंगे, बोल बच्चे में माहिर होंगे, शायद यूनिवर्सिटी के लोग भी, जैसे मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में जा रहा होता हूँ, मुझे बुला रहे होते हैं, तो वो शायद यानी हम लोग की जो कॉम्पिटेंस लेवल होती है, तो जाहिर सी बात है मेरा जो एक्सपोजर है वो सामने वाला देखते ही होता है कि क्या चीज है। एक तो उम्र में भी छोटा इतना ही और फिर इतनी नॉलेज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो खैर एक तो ये है कि अगर तुम लोग लेट से नए कैंपस में आते हो तो ये सोच के आना कि वो तुम्हें एक जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है कि यार एक बैलेंस लाइफ, कि आप खेल भी रहे हो और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ये सारी चीजें ना तुम लोगों को। और एक और चीज कि भाई 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, 3 घंटे के लिए आ रहे हैं, 4 घंटे के लिए आ रहे हैं, तो ये सोच के नहीं आना। तुम लोग जब आओ तो ये सोच के आना कि यार सुबह जाओगे, पढ़ाई करोगे, वहां आराम से एंजॉय करोगे, जो एक गेम्स वगैरह होती हैं वो खेलोगे, जैसे इधर कभी तुम लोग खेल रहे होते हो, ठीक है, अपना एंजॉय करोगे, खाना वाना सुबह से शाम तक वाली चीज, एक प्रॉपर जो तुम्हें माइंड सेट जो है ना वो मिलेगा।
जैसे मैं तुम्हें बताऊं आजकल जो है इतनी ज्यादा अबर दबड़ है या ज्यादातर जो मीडियोकर, जैसे मैं तुम्हें बताऊं अपने घर की बात, मैं घर पे पढ़ ही नहीं सकता हूँ, तो भाग कर इधर आ जाता या कहीं अपने दूसरे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी चला जाता, पढ़ाई नहीं होती, वो शोर वगैरह इतनी सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ तुम लोगों को ये है नए कैंपस में कि एक अच्छी सी तुम्हें जो है वो, यानी सुबह से मगर ये सोच के आना कि तुम्हें आना है तो 8-10 घंटे के लिए अपनी पढ़ाई करने के लिए आना है, और जो भी स्पोर्ट्स वगैरह है वो खेलने के लिए। दूसरी चीज, चलें सर ये वाला फैक्टर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी चीज सर, हमारा दिल है कि हम आपसे पढ़ें मगर बहुत दूर है, तो हम क्या करें? देखो यार, इसके ऊपर मैं ये बोलूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है ना। आपको धक्के खाने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात आपकी सुबह 7 बजे, अभी तुम लोग इंशाल्लाह जब सी फाइनल्स में जाओगे सुबह 7 बजे क्लास होती है, मनाई साहब भी पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको जरा बोलना सर सुबह नहीं उठा जाता। दूर से ज्यादा मेरे ख्याल से आजकल की यूथ के लिए इंक्लूडिंग में ये मुश्किल है कि सुबह 7 बजे उठें, हालांकि उठना चाहिए। तो वो देखना फिर क्या बोलते हैं तुम्हें। तो बताने का मकसद ये है, हाँ थोड़ा सा दूर होगा तुम्हारे लिए, कम्यूट का इशू होगा, जिसके लिए मेरे ख्याल से शटल वगैरह भी चला रहे हैं, मगर अदर देन दैट, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी बच्चे बाइक्स वगैरह पर आते हैं, तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि यार अगर पढ़ना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हें क्लियर करनी। अगर सर, अगर हम कहीं और जाते हैं, हम यहाँ नहीं आते, तो क्या होगा? देखो यार, मैं अगर तुम्हें वेरी ऑनेस्ट बात बताऊं ना, इट्स अल्टीमेटली अप टू यू पीपल इसको पास कर। हाँ, अगर तुम ये है कि एक बेसिक वाले टीचर से तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम्हारी केमिस्ट्री मिली भी है, तो तुम शायद जल्दी पिकअप करोगे एज कम्पेयर टू जहाँ तुम कहीं और जा रहे हो। मगर सर अगर हम कहीं और जाते हैं, ऐसा तो नहीं है फेल हो जाएंगे, नहीं 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 भाई, फेल ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। पढ़ने वाले हो, निकाल दोगे कहीं से। हाँ, मेरा ये है कि जाहिर सी बात है मैं स्पून फीड करवाता हूँ, यहाँ भाई ये मुंह में चमचा बस गले में उठा, ठीक है ना, वो थोड़ा पैम्पर करता हूँ, वो भाई बंदी वाली चीज है, तुम लोगों का दोस्ताना माहौल है, ठीक है। ये एक अच्छा एक छोटा बैच होता है, तो वो अच्छे से इफेक्टिवली जो है वो चीजें चल रही होती है, रादर देन जो बड़ा बड़ा बैच। तो इसी सोच के साथ तुम लोगों ने डिसाइड करना है, ठीक है। अगेन ये इज्तमाही तौर पर जो है ये बातचीत हो रही है, किसी को इंडिविजुअली भी अगर काउंसलिंग चाहिए तो आई एम अवेलेबल, तुम लोग आ सकते हो, भले अभी नहीं, पेपर्स के बाद, अभी तो तुम लोग पेपर पे फोकस करो, आई वुड से तुम्हारा मकसद पेपर को निकालना है। तो सर अल्लाह का शुक्र है, IS-7 भी, बल्कि 1 मिनट रुको तुम लोग ना, सैटरडे संडे अभी थोड़ा सा